Number one is Kirchhoff's current law, and number two is obviously V4 क्या होता है? भैया वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज लो। वेलोसिटी कहाँ से आ गई? किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ करंट लो को जंक्शन रूल के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है, और किरचॉफ वोल्टेज लो को लूप रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें हेल्प करता है सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये हेल्प करता है कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, अब पढ़ते हैं हम पहला ये किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि द algebraic sum of current meeting at a junction is always zero। और दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है इनकमिंग करंट is equals to आउटगोइंग करंट। ये होता है किरचॉफ करंट लॉ। अब समझ में नहीं आया सर, है ना? इसको समझाते हैं, ये क्या होता है, कैसे लगता है, समझिए। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। मतलब जिस जंक्शन पर जितने भी सारे करंट आ रहे होंगे उन सब का जो सम है वो बराबर होगा जीरो के। या जितने भी इनकमिंग करंट होंगे वो बराबर होंगे आउटगोइंग करंट के। ठीक है? या इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट जो होगा वो होगा जीरो। कैसे भी कह सकते। समझ में नहीं आया सर? समझाएं, समझाते हैं। ये थी वो स्टेटमेंट जो आपको लिखनी होती है, जो होती है। अब इल्यूस्ट्रेशन देखिए। मान लीजिए मैं इसको एक सर्किट लेके समझाता हूं। ये एक सर्किट, ठीक है? यहां से V वोल्टेज दी और यहां से कुछ करंट चलेगा I। वोल्टेज लो, ये करंट लो ये बोलता है कि यहां से I करंट चला है, जहां पर कहीं भी कैसे भी कुछ भी बट जाएगा, बट वापस यहां क्या पहुंचेगा? I ही पहुंचेगा। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना गया उतना ही वापस। पहले तरीके से समझा रहा हूं, दूसरा समझाएंगे अभी आगे। अब ये जो I करंट है इसमें कितना होगा? I होगा। ये करंट जब यहां पहुंचेगा इस जंक्शन पे, तो हम मान लेते हैं कुछ करंट इधर चला गया, I में से कुछ करंट इधर चला गया, मान ले I1 इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा I माइनस I1। I2 कह सकते हैं, लेकिन वो I2 की वैल्यू होगी क्या? I माइनस I1। मान ले यहां से 10 एम्पियर आया था, 2 एम्पियर इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा? 8।
ठीक है, इसको दोबारा से आगे एग्जाम्पल में लेंगे हम, अभी बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ से आई आया, यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ उधर चला गया, बचा हुआ इधर चला गया। अब ये करंट इधर जाएगा, तो क्योंकि इसको और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो इसमें से भी करंट आई बन जाएगा और इसमें से भी करंट आई बन जाएगा। तीनों देखे करंट बराबर है तो तीनों सीरीज में होंगे अगर हमें सोल्व करना होगा तो। अब देखेंगे ये करंट क्या है, इनकमिंग, और ये क्या है, ये भी इनकमिंग। तो दोनों आने वाले करंट है, आने वाले करंट है, तो ये दोनों ऐड होकर इसमें जाएंगे। मतलब इसमें करंट क्या होगा, I माइनस I1, उसमें ऐड क्या होगा, I1, I1 प्लस माइनस कट गए, वापस करंट कितना आया, I। ये बोलता है किरचॉफ करंट लॉ, कि घूम फिर के कहीं भी करंट आ जाएगा जाएगा, लेकिन जितना गया था उतना ही वापस आएगा। ठीक है, अब जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसको भी हम ऐसे ही समझते हैं। मान ली ये कोई एक जंक्शन है, इस पे ये करंट आ रहा है यहाँ से सपोज 10 एम्पियर, पर जा रहा है यहाँ से 15 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर और जा रहा है 5 एम्पियर ही। यूं करंट आया सपोज 15 एम्पियर, लेकिन निकला 10 एम्पियर। तो इस जंक्शन पर जितने आउटगोइंग करंट होंगे वो बराबर होंगे इनकमिंग करंट के। हर एक जंक्शन पे ऐसा होगा। इनकमिंग करंट कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबका सम करते हैं। इनकमिंग करंट का सम करते हैं, कितना आता है, 10, 5, 15, 30, 10, 5, 15, 30, और आउटगोइंग कितना है, 10, 5, 15, 30। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। या जो आने वाला करंट होता है, या जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसके आगे प्लस लगता है, और जो जाने वाला होता है या करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उसके आगे माइनस लगता है। 30 माइनस 30 0, या इसको उठा के वहां ले जाएंगे तो 30 माइनस 30 0। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या जितना करंट चला घूम फिर के उतना ही वापस आया। अगर उतना ही वापस नहीं आ रहा है मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है बीच में। ठीक है, अब जो हमने कल क्वेश्चन करे थे वो सारे क्वेश्चन इस टेक्निक से भी सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, कि हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, देखेंगे जिसमें करंट सेम वो सीरीज में, उनको सोल्व कर दिया, लगा दिया, फिर उसके साथ दूसरे के साथ वो कैसे होंगे उसको वैसे देखेंगे। आगे हाई लेवल के तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये अप्लाई होगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस तो पीछे जो पढ़ा है उससे समाप्त हो जाएंगे। अंडरस्टूड। इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी अभी। ये हो गया किरचॉफ करंट लॉ, समझ में आ गया क्या। अब आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको कहते हैं लूप रूल। केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल, ये क्या होता है, ये कहता है कि द algebraic sum of EMF, algebraic sum of EMF is equals to product of algebraic sum of
EMF is equals to algebraic sum of product of current and resistance in each resistor। ये क्या कहता है कि हमारे पास सर्किट में जहां कहीं भी कितने भी कुछ भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2, ये R3 और ये Rn, और इसके अंदर अगर EMF E1 है, इसमें E2 है, इसमें E3 है, इसमें En है, ठीक है। अभी मैं जो वोल्टेज है उसको मान के चल रहा हूं वो EMF है। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें होती है। वोल्टेज हमने पढ़ा दिया है, सेल या बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसको वोल्टेज कहते हैं, उसी को EMF कब कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं वोल्टेज को ही EMF मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर EMF या वोल्टेज E1 है, इसमें E2, इसमें E3, अप टू इसमें En है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट है वो I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें In है। तो वोल्टेज लॉ बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, इन सारी EMF का सम E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En बराबर होगा किसके? ये सारे रेसिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा सभी रेसिस्टर में। मतलब E1 के लिए क्या होगा? I1 R1 प्लस ऐसे करंट और रेसिस्टेंस के सारे करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम करना है, तो होगा I2 R2 प्लस अप टू In Rn, ठीक है। इसको सुमेशन करके लिखा जाता है फिर कि EI इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ II एंड RI वेयर I इज इक्वल टू 1 to N। मतलब जितनी सारी EMF होगी जहां तक मर्जी, ठीक है, उनका सम सुमेशन बराबर होगा सुमेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट इन ईच रेसिस्टर। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच रेसिस्टर। सारी EMF को जोड़ दें और बराबर लिख दें E1 के रिस्पेक्टिव करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस E2 का रिस्पेक्टिव करंट रेसिस्टेंस प्रोडक्ट प्लस E3 का रिस्पेक्टिव करंट रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट अप टू En और En का रिस्पेक्टिव करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? जैसे KCL को अप्लाई करके दिखाया, इसको अप्लाई करके हम अगले टॉपिक में दिखाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बनाने का एक तरीका होता है जो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत या गड़बड़ या गलती नहीं होगी। चाहे कोई सा भी लेवल हो, तरीका वही लगाने का है अपने को, हम फंसेंगे नहीं, ठीक है। लिखने को आएगा तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, अप्लाई जो करना होगा वो जैसे मर्जी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि बड़ा टॉपिक है और इन दोनों की एप्लीकेशन है और थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टॉपिक में बहुत सारी खिचड़ी अभी पकने जा रही है, ठीक है। स्लोली करेंगे बट समझ में आ जाए ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अगला टॉपिक है वो जिस पे हमने कल भी क्वेश्चन करा था और कैपेसिटर में भी क्वेश्चन करा था, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको मैंने कहा था WSB, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वैसे तो 5 रेसिस्टर का एक ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसमें क्या होता है कि 4 रेसिस्टर को तो इस तरीके से यूं पैरेललोग्राम की फॉर्म में लगाते हैं,
और पांचवा बीच में लगाया जाता है, या पांचवे की जगह हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक टैपिंग की लगा देते हैं। ठीक है, ये एक रेसिस्टर है जिसका नाम P है, ये Q है, ये P ये Q, ये R ये S। P Q R S, ना कि P Q R S। ठीक है, अगर R यहाँ S यहाँ लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा लिखने में, इसीलिए ऑर्डर ये रखें P Q R S या P Q R S। समझ में आ रहा है ना? जिस ऑर्डर में ऊपर चल रहे हैं उसी ऑर्डर में नीचे चलना है। ओके, अब देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस है, वो है G सपोज। ठीक है, तो चार रेसिस्टर को सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की फॉर्म में लगा दो और इन दो के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक की लगा दो, और जो ये दो एंड बच गए यहां पर अपना सेल या बैटरी लगा दो और ये की लगा दो। ठीक है, इतना काम। अब पहले इस की को क्लोज करेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, फिर इस की को क्लोज करेंगे। सर्किट पूरा हो गया, पूरे सर्किट में अब करंट फ्लो करने लगेगा। अब किसमें कितना करंट फ्लो होगा ये हम देखते हैं। भैया यहां से माना हमने आई करंट आया, कितना आया आई, यहां तक आई रहेगा, यहां तक आई रहेगा। अब ये एक जंक्शन आ गया, इस जंक्शन को मैंने नाम दे दिया ए, क्योंकि जंक्शन आ गया, क्योंकि जंक्शन आ गया इसीलिए करंट जो आई यहां तक था वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माना उधर आई चला गया, I1 चला गया, आई में से I1 उधर चला गया तो बचा हुआ इधर जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, I माइनस I1 लिख दिया। अब ये I1 करंट यहां पहुंचेगा तो फिर ये जंक्शन आ गया, ये मान ले बी जंक्शन है, ये I1 करंट बी जंक्शन पे जाके फिर से बट जाएगा। ठीक है, अब ये है गैल्वेनोमीटर और इसमें से हमेशा करंट लिया जाता है IG। तो I1 में से IG इधर चला गया तो इधर कौन सा करंट जाएगा, कितना जाएगा, I1 माइनस IG। अब ये करंट ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों इनकमिंग करंट है, ऐड होकर किधर जाएंगे, एक ही रास्ता है ये इधर जाने का। इधर क्या जाएगा करंट, I माइनस I1 प्लस IG। अब ये करंट आ रहा है यहाँ से और ये आ रहा है यहाँ से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसमें करंट कितना जाएगा, ऊपर वाला I1 माइनस IG प्लस ये वाला I माइनस I1 प्लस IG गया, I1 गया, कितना बचा I। तो I करंट चला था और I ही करंट वापस आया, मतलब हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट सही करा है, हमने कोई गलती नहीं करी है। पहली तो यहाँ पर अप्लाई हो गया ये क्या, KCL, जिसकी हेल्प से हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि कहता है कि I करंट अगर चलेगा तो I करंट ही वापस आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की? अब सॉरी, इसको हम एक और तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये जब बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो तुम लोग यहाँ से अपने घर से चली, ये साक्षी है, ये साक्षी घर से लेकर चली 10 रुपये पार्टी करने के लिए, 10 रुपये कम में बहुत, चलो 100 रुपये ले लेते। ठीक है, ने सोचा कि मैं सफायर में जाके पार्टी करूंगी, ये यहाँ से जा रही थी, यहाँ कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, यहाँ रास्ता में ये एक
है टर्निंग पॉइंट एक तरीके से। यहाँ पर दो रास्ते बढ़ते हैं, यहाँ रास्ते में इसको नेहा मिल गई। नेहा ने क्या करा, इससे 20 रुपये ले लिए, तो ये अपने 80 रुपये लेकर यहाँ से जा रही है। अब नेहा यहाँ से गई तो मैं यहाँ से जाती हूँ, कभी नेहा मेरे से और पैसे छीन ले, तो इधर से गई 80 रुपये लेके, ठीक है। अब ये 80 रुपये लेकर यहाँ पर आ गई, तू आ गई मतलब, और यहाँ पर मिल गया मैं तुझको। मैंने कहा मेरे को 40 रुपये दे दे, तूने 40 रुपये, हाँ, यहाँ कोई नहीं मिला क्योंकि ये आने वाला है। तू 80 रुपये लेके यहीं से जा रही है, यहाँ से नेहा जा रही है, आ गई। नेहा यहाँ पहुँची, नेहा को यहाँ मैं मिल गया, मैंने नेहा से 10 रुपये ले लिए। 10 रुपये लेके मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और नेहा 10 रुपये लेके वहाँ से जा रही है। यहाँ से मैं आऊँगा 10 रुपये लेके, यहाँ से तू आएगी 80 रुपये लेके, दोनों को मिला के हो गए 90 रुपये। 90 रुपये लेके हम दोनों यहाँ से आ रहे हैं, 10 रुपये लेके नेहा यहाँ से आ रही है, तो 90 में 10 ऐड हो जाएंगे 100 रुपये, और तू लेकर अपने घर चली जाएगी वापस, कोई पार्टी नहीं, ठीक है। लोग पैसा छीन लेते हैं, ओके। तो ये होता है ऐसा, ये हम देखेंगे आगे जब करंट की वैल्यूज दी जाएगी तो उसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। कहीं कॉमन सेंस लगेगा, कहीं फिजिक्स लगेगी। अंडरस्टूड भाई। अब हमें जो अगला काम करना है, हमें अगला काम क्या करना है, जो मैं पहले ही सिखा चुका। मुझको नहीं पता कि ये सारे के सारे कैसे किसके साथ क्या है, ये इसके साथ सीरीज में के पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में पैरेलल में, कौन किसके साथ क्या है नहीं पता। तो ये सहूलियत के लिए मैं क्या करूंगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स के प्लस माइनस बना दूंगा। वैसे तो इनकी कोई प्लस माइनस होती नहीं है, जैसे लगाओ ये वैसे ही हो जाते हैं। तो इधर से जिस भी कंपोनेंट की जो साइड पहले आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी साइड अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से जो भी साइड पहले आएगी जिसकी भी वो पॉजिटिव, तो पी की ये साइड पहले आई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आर की ये साइड पहले आई, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से जो भी साइड पहले आएगी वो नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। यहाँ से एस की ये साइड पहले आई, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से क्यू की ये साइड पहले आई, नेगेटिव, ठीक है। ये कॉमन है, इसको चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ले लो। ऐसे ले रहे हैं तो ये मान लो भैया ये पॉजिटिव और ये यहाँ वाली साइड से ले रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, वहां से लोगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा। वो कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां से मर्जी ले लेना। अंडरस्टूड। अब क्या होगा, अब बच्चे हमें इसके अंदर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, डिराइव द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन डिराइव करें। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ये बैलेंस है, और ये प्रूव हो गया तो इनमें से कोई सा भी एक हटा के x लगा दो, तो उस x की वैल्यू आप निकाल सकोगे। ये इसकी एप्लीकेशन है। ये टॉपिक WSB एप्लीकेशन है KVL KCL का, और WSB व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन आएगा अगला टॉपिक, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, कि हमें ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा KVL, क्योंकि KVL हेल्प करता है अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने में। और सर्किट में अपने को कुछ भी फाइंड करना है, प्रूव करना है, तो बेधड़क अपन KVL लगा सकते हैं पूरी फिजिक्स में, जहाँ पर करंट का कंसेप्ट चल रहा होगा, करंट वोल्टेज EMF का कंसेप्ट चल रहा होगा। ये यहाँ भी लगेगा, ये 5वें 6ठे चैप्टर में भी, हाँ 5वें 6ठे 7वें चैप्टर में भी लगेगा, और यही 8वें चैप्टर में भी लगेगा, ये 9th सेमीकंडक्टर में भी लगेगा, 9th यूनिट 14th चैप्टर सेमीकंडक्टर में भी लगेगा। इतना खतरनाक नहीं है, अपने आप अभी आ जाएगा, देखिए। आगे बढ़े हम,
हमें अप्लाई करना है केवीएल। केवीएल को बोला जाता है लूप रूल, मतलब इसके अंदर एक क्लोज लूप की रिक्वायरमेंट होती है और जर्नली वो लूप लिया जाता है जिसमें हमें जो चाहिए वो वैल्यूज आ रही हो। जैसे हमें पी क्यू आर एस चाहिए, तो वो क्लोज लूप, वो एक क्लोज वायर लूप, सर्किट लूप, जिसमें ये वैल्यू आती हो, चाहे सारी एक साथ ना आ रही हो, दो दो टुकड़े में आ रही हो, एक एक आ रही हो, कैसे भी आ रही हो, वो लूप हम लेंगे। तो पहले कौन सा लूप लेंगे? यहाँ पर बेटा लूप तो बहुत सारे बन रहे हैं, सबसे पहले समझ ले लूप है ही क्या, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया, तो पहला लूप मैं कह सकता हूँ यहाँ से मैं बना सकता हूँ। लूप मतलब यहाँ से चला यहीं खत्म, ए बी, और इसको मैं मानता हूँ सी, और इसको मैं मानता हूँ डी। तो ए बी सी ए पहला लूप बन गया क्लोज लूप। दूसरा बन सकता है ए बी डी सी ए, ये बन सकता है। तीसरा बी डी सी बी, ये बन सकता है, या बी डी सी ए बी, ये बन सकता है। ठीक है, मतलब ये संभावित हैं, और भी बन सकते हैं तो बना लें, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ दो लूप की। एक में तो आ रहा हो हमारा पी और आर, पी और आर, और एक में आ रहा हो क्यू और एक्स, पी और आर, क्यू और एक्स। ठीक है, किस में आ रहा है देख, ए बी सी ए, इसमें पी और आर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन में ऊपर दिख रहा है हमें यहाँ कि एक इक्वेशन में तो पी और आर इन्वॉल्व होने चाहिए, और फिर दूसरी इक्वेशन में क्यू एस होने चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूं दिस इज लूप नंबर 1, और ऐसे अगर मैंने साइन मारा है तो इसका मतलब है मैं ए से बी जाऊंगा, बी से सी, और फिर ए। तो लूप नंबर 1 इज ए बी सी ए। ठीक है, एंड लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 इज बी डी सी बी, बी डी सी बी। इसमें हम ऐसे चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, सेम एस मैं क्लॉकवाइज ही चलाता हूं। इससे क्या होता है कि एक सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, आसानी हो जाती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर क्या है ना, हमारा जो रूल मैंने जो बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है, इसीलिए हम हमेशा चलते हैं क्लॉकवाइज। दोनों अलग अलग चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसमें क्या करना होगा फिर, उसमें अपने को जो चीज मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई करना, देखना कहाँ पर क्या फंसेंगे, हो सकता है शायद हो भी जाएगा, क्योंकि मैंने जो सिंप्लीफिकेशन करी हुई है वो पॉजिटिव नेगेटिव पे करी हुई है, कैसे चल रहे हैं उस पर नहीं करी हुई। ठीक है, शायद हो जाएगा, अभी करके देख लेंगे। पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं दोनों पे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज पे भी एक बना के देख लेंगे, हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, मेरे हिसाब से हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने रूल पॉजिटिव नेगेटिव पे बनाया हुआ है, किताबों में रूल करंट की डायरेक्शन और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से रूल बना हुआ। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, पहले इससे ही समझाता हूँ। तो केवीएल अपने को अप्लाई करना है। अब जगह कम है इसीलिए मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। लूप मेरे को पता लग ही गया है कौन सा है, इसीलिए ये भी मिटा रहा हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, अप्लाई केवीएल इन लूप 1 विच इज
ए बी सी ए, मतलब ए से बी जाएंगे, बी से सी और सी से डी। अब मेरा जो रूल है वो नोट बनाकर यहाँ लिख लें, वो पेपर में या टेस्ट में नहीं लिखना होता है। क्या करना है, लूप तो आपने मान लिया, आपको इक्वलिटी साइन लगाने का है, पहले लगा दिया। उसके बाद जब आप देखेंगे लूप में, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो बनाए हैं ना, मैंने अपने रूल को आसान करने के लिए बनाए हैं। जब आप चलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे ए से बी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो वैल्यू जो है लिखी जाएगी राइट हैंड साइड में। और जब हम जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो वैल्यू लिखी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। अब वैल्यू में क्या होगा सर, वैल्यू में होगा करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। अगर वो नहीं है तो ईएमएफ हो सकता है ई, अगर वो भी नहीं है तो वी हो सकता है पोटेंशियल, और अगर वो भी नहीं है तो के इंटू एक्स हो सकता है, के इंटू एक्स। के इंटू एक्स क्या होता है आगे आएगा, हम समझाएंगे, अभी हमारा काम इससे और इससे ही चलेगा। क्या लिखेंगे, करंट रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, वो नहीं है तो ई, वो नहीं है तो वी। अंडरस्टूड। तो अप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा पहले इक्वलिटी साइन लगाओ, लगा दिया। अब हमें जाना है ए से बी, तो कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। वैल्यू कहाँ आएगी, वैल्यू कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड में। क्या आएगा, करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। इस आर्म में, इस आर्म ए बी में करंट कितना है, I1, रेसिस्टेंस कितना है, P। अब उसके बाद जा रहे हैं हम बी से सी, बी से सी कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर से वैल्यू कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड में। क्या आएगा, करंट कितना है, IG, रेसिस्टेंस कितना है जी। फिर हम चले सी से ए, ऐसे ही जाना है ना हमें, सी से ए, सी से ए जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू कहाँ आएगी, लेफ्ट में, लेफ्ट में आएगी। क्या आएगी, I माइनस I1 इंटू, माना ये पहली इक्वेशन है हमारी, ठीक है। नाउ अप्लाई KVL इन लूप 2, जो कि है BDCB। जैसे लूप का नाम है वैसे ही चलना है। तो मैंने बताया पहले क्या लगा दो, इक्वलिटी साइन लगा दो, ठीक है। अब बी से जा रहे हैं डी, बी से डी कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर डी से जा रहे हैं हम सी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैल्यू लेफ्ट में, I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस। सी से बी मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, प्लस का IG इंटू जी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब क्या करने का है, पुट IG is equals to 0 in both the equation। दिमाग में आएगा क्यों सर, IG जहां कहीं भी है दोनों इक्वेशन में 0 पुट कर दो उसको। क्यों कर दो, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक नल बेस्ड डिवाइस है, इट ऑलवेज वर्क्स एट IG is equals to 0। ये IG is equals to 0 ही हमें दर्शाता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है।
और इसके अंदर ना के बराबर करंट जाता है, इसीलिए IG 0 पुट करते हैं। ठीक है, मतलब हम गैल्वेनोमीटर देखते हैं जब लैब में, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो नीडल जब ऐसे होती है ना, ऐसे यहाँ पर 0 पे, तभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, 0 पे है तब इसका मतलब है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। अगर ये सुई कहीं यहाँ है तो इसका मतलब या तो गैल्वेनोमीटर खराब है या हमने सर्किट गलत बनाया। तो IG इज इक्वल टू 0 लिखकर इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम फर्स्ट, लेफ्ट साइड है I माइनस I1 इंटू R, राइट साइड ये 0 हो गया तो I1 इंटू P। सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड है I माइनस I1, IG 0 हो गया इंटू में S बराबर I1 इंटू Q, IG 0 हो गया। दिस इज माना थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अपने को ड्राइव करना है P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। इससे ये गया, इससे ये गया, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। Hence proved. This is balance condition for Wheatstone bridge. नया तो गई क्या? हाँ, हो गया। अभी इसमें 2 लाइनें लिखी जाती हैं, वो लिखिए। P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S लिख दिया। इसके बाद लिखें इफ दिस कंडीशन होल्ड्स गुड या दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स गुड और सेटिस्फाइड, then whole of current, whole सारा WHOLE, whole of current from P will go to Q। क्योंकि हमने कंसिडरेशन क्या ले ली अभी कि IG में से, IG में से तो करंट गया ही नहीं, मतलब IG 0, और जब IG 0 मतलब P में जितना करंट था सारा का सारा Q में गया। all of current from P will go to Q, then this will make the two resistor P and Q in series। And this will make the two resistor P and Q in series। Similarly R and S will be in series। ठीक है, मतलब ये तो चीज हट गई, और ये हटा के ही तुझको क्वेश्चन कराए थे मैंने, ये हट गई। तो ये दोनों किस में, सीरीज में, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो बनेगा P प्लस Q, और इसका जो बनेगा वो बनेगा R प्लस S, और इनका जो आया वो मान ले आया X1 और इसका आया X2, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, 1/x प्लस 1/x1 प्लस 1/x2, मतलब इक्विवेलेंट जो होगा वो x1 इंटू x2 बाय x1 प्लस x2 होगा। ठीक है, इसी पे तो हमने क्वेश्चन करे थे।
इसी पे हमने क्वेश्चन करे थे ना, इसको हटा दिया दोनों सीरीज ये पैरेलल, और अब अगर सबकी वैल्यू सेम हुई तो आंसर वही होगा, नहीं हुई तो अपने को देखना पड़ेगा। कोई अननोन दे देगा, यहाँ पर बोलेगा अब के कोई भी एक्स लगा दिया और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो इस एक्स की वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस था, तो आर बाय एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, आर क्यू बाय पी हो जाएगा, खत्म कहानी। और यही चीज अब इस्तेमाल की जाती है एक डिवाइस बनाने में जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। एक बार नोटबुक में से तीनों टॉपिक फटाफट से रिवाइज कर ले, मैं पानी पी के आता हूँ। हुआ, समझ में आ गया सब कुछ। अब जो कुछ भी डेली पढ़ाता जा रहा हूँ वो लिख कर देख रही है कि नहीं देख रही है, मुझको ईमानदारी से बता। नहीं देख रही, नहीं, लिख के नहीं देखेगी तो कमांड नहीं आएगी। क्वेश्चन दूंगा या कंसेप्ट दूंगा या बाद में कंसेप्ट आएंगे कहीं भी तो बोलेगी हाँ देखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन कर नहीं पाएगी, ये मेन दिक्कत हो जाएगी। 2 या 3 टॉपिक ऑलमोस्ट हो रहे हैं और उनको कर लेगी, साथ के साथ एक बार लिख के देख लेगी ना, कम से कम रिवाइज कर लिया, समझ लिया, एक बार ही लिख के देख लिया मिनिमम, बस सही गलत जैसा भी हुआ तो वो बहुत है, वो भी ठीक है। पता है मुझको काम ज़्यादा हो जाता है और ऑनलाइन तो थोड़ा ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि शायद बोर्ड में एक्सक्यूज़ मिल जाए, लेकिन नीट में तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। नीट में तो सब नंबर ही देखे जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बोर्ड में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, कुछ घट जाए कुछ बढ़ जाए, क्या हो जाए, क्या नया पैटर्न बना दे नंबर का, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपने को तो नीट उखाड़ना है ना, कमांड नहीं बनेगी तो फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी क्लास समाप्त करते हैं, दोबारा लेंगे क्लास, ठीक है। नहीं तो इसको बंद हाँ, आज 2 घंटा बोला था ना क्लास मैंने, 1 आवर तो हो गया, यही टॉपिक कंटिन्यू कर दूँ, कंटिन्यू कर दूँ। हाँ शाम में जब बोलेगी तभी ले लेंगे। अभी पढ़ना है तो अभी पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा हैवी टॉपिक था शायद, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि यू नीड अ ब्रेक। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम में कर लें, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दी मैंने, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है वैसे भी ये। ठीक है चलो, शाम को लेते हैं, कितने बजे, अभी बज रहा है 1, 5 बजे, ठीक है 5 बजे।